नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वैश्विक पैमाने पर दुनिया जनवरी में जैसे झटके खा रही है वह हैरान करने वाला है। चीन ने अपनी डूबती आर्थिकी में दुनिया के शेयर बाजारों को जबरदस्त झटका दिया है। सभी शेयर बाजारों में मातमी मूड है। चीन की करेंसी युआन के लुढ़कने से कई देशों की करेंसी कमजोर हुई है। इससे भारत के निर्यात को भी खतरा बना है। कईयों को शक है कि चीन अपनी करेंसी का अवमूल्यन इसलिए होने दे रहा है ताकि उसकी चीजें दुनिया के लिए सस्ती बने, चीनी सामान की मांग बढ़े और उसके कारखाने फिर चल पड़े। चीन ने अपने को दुनिया की फैक्ट्री बनाकर विश्व बाजार पर कब्जा किया था, अपने आर्थिकी को महाशक्ति बनाया था। मगर पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि दुनिया में मंदी है तो चीन उस अनुसार अपने को एडजस्ट नहीं कर सका है। चीन में जीवन स्तर बढ़ा है, मजदूरी और लागत बढ़ी है, लेकिन अपने उत्पादन को दुनिया में सस्ता फेंका हुआ है। फिर भी मांग नहीं बढ़ी तो आज संकट में चीनी नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। तौर तरीके कम्युनिस्ट और तानाशाही वाले हैं, जबकि आर्थिकी को पूंजीवाद से चलाया हुआ है। अब जब भंवर बना है तो चीन पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है। चीन अपनी आर्थिकी के कारण दुनिया की धुरी है और उस धुरी में सभी फंसे हुए हैं। भारत के निर्यात और करेंसी को भी खतरा है। सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विकास की अपनी तैयारियों के बीच चीन के हालातों की खासी चिंता करनी होगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजट इजलास से पहले एक बार फिर जरूरी बिलों को पास कराने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करेंगे। माहिरीन ज़राए का कहना है कि पार्टी और हुकूमत के पार्लिमानी मैनेजरों के यकीन के बावजूद वजीर आजम मान रहे हैं कि कांग्रेस की हिमायत के बगैर GST या रियल एस्टेट बिल और यहाँ तक कि दिवाला कानून भी पास नहीं हो पाएगा। तभी बताया जा रहा है कि वो फिर से पहल करने की सोच रहे हैं। हुकूमत के पार्लिमानी रहनुमाओं को यकीन है कि इलाकाई पार्टियों के सहारे बिलों को पास कराया जा सकता है। खासकर GST पर तकरीबन सारे इलाकाई रहनुमा तैयार हैं, लेकिन इन इलाकाइयों की हिमायत को पक्का नहीं माना जा सकता है। बीजेपी रहनुमा मान रहे हैं कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात को लेकर तृणमूल के साथ जैसी तलखी शुरू हुई है, उसे देखते हुए इस बात के इम्कानात कम है कि बजट इजलास में हुकूमत को तृणमूल की हिमायत मिलेगी। बाकी इलाकाइयों की हिमायत भी मशरूत है। तभी हुकूमत के सामने दो मुतबादिल हैं, या तो वो कांग्रेस से बात करे या GST कानून नाफिज करने की मुकर्ररा मियाद 1 साल तक टाले। तब हुकूमत के पास बिल को पास कराने का ज्यादा वक्त होगा। कहा जा रहा है कि वजीर आजम इसमें से पहली तरकीब आजमाएंगे। वो फिर से कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बात करें और बजट इजलास के दूसरे हिस्से में बिल पास कराने की कोशिश होगी। हालांकि कुछ रहनुमा ऐवान बाला के नए मेंबरान की हलफ बर्दारी के बाद मानसून इजलास में बिल पास कराने की हिमायत में हैं। अमित शाह के दोबारा सदर बनने से पहले क्या RSS और बीजेपी के बीच शहमात का खेल चल रहा है? पार्टी के माहिरीन रहनुमा मान रहे हैं कि अमित शाह दूसरी बार सदर का ओहदा संभालें, उससे पहले संघ की तरफ से जबरदस्त दबाव की सियासत हो रही है। तभी कहा जा रहा है कि इस बार नई कौमी टीम पर संघ का असर साफ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि इस बारे में संघ के ओहदेदार कृष्ण गोपाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी बात की है। बीजेपी की तंजीम के महामंत्री रामलाल की जगह नया चेहरा लाने, सदर के लिए राम माधव के नाम की बहस और संजय जोशी को मिल रही अहमियत को संघ की दबाव की सियासत का हिस्सा माना जा रहा है। तंजीम के महामंत्री के लिए संघ के 3 मुबल्लिगों के नाम की बहस है, जिनमें से शिव प्रकाश और वी सतीश को अहम माना जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी के एक खेमे ने ये बहस कराई कि अमित शाह गुजरात के वजीर आला बनेंगे और राम माधव को बीजेपी का सदर बनाया जा रहा है। हालांकि फौरन ही ये बहस खत्म भी हो गई, लेकिन इसके पीछे किसी बड़ी डिजाइन से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच बीजेपी की तंजीम में महामंत्री रहे संजय जोशी की सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। उनको गुजरात में संघ की तरफ से मुनक्किदा मकर संक्रांति के एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बनाया गया और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उनके होर्डिंग्स पोस्टर लगे हैं। इससे आगे संघ की सरगर्मी का इशारा मिल रहा है। कांग्रेस में इत्तेहाद को लेकर एक बार फिर से दो राय बनती नजर आ रही है। बिहार में अजीम इत्तेहाद बनाकर बीजेपी को हराने के बाद से माना जा रहा था कि कांग्रेस ने इत्तेहाद की जरूरत मान ली है।
लेकिन अब खबर है कि सोनिया गांधी और उनकी पुरानी टीम सूबों में इत्तेहाद की हिमायत में है, लेकिन राहुल गांधी हिचक रहे हैं। कांग्रेस की पुरानी टीम 2019 को जहन में रखकर हिकमत अमली बना रही है। उनको लग रहा है कि सूबों में बीजेपी के मुकाबले इलाकाइयों को मजबूत करना चाहिए, इससे बीजेपी कमजोर होगी और 2019 के इंतखाबात में 2004 जैसे नताइज आ सकते हैं। इसी हिकमत अमली में कांग्रेस का मंसूबा बायां महाज से लेकर ममता बनर्जी और करुणानिधि से लेकर महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला और मायावती से लेकर अजीत सिंह के साथ मफाहमत का है। कांग्रेस के कई रहनुमा ये सोच रखते हैं कि सूबों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए और अपना मफाद छोड़ना चाहिए, तभी वो मरकज में वापसी कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी इस हिकमत अमली से पूरी तरह से रजामंद नहीं है। वो पुराने इत्तेहादियों के साथ बात करने और मफाहमत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन नए हामी बनाने की हिमायत में नहीं है। तभी मायावती के साथ इत्तेहाद की गाड़ी अटकी हुई है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस दलित वोटों की सियासत खुद करे। राहुल दलित सियासत का स्पेस बीएसपी या किसी दीगर पार्टी के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में इक्तसादी बहरान के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे हालात में भी आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। शुमाल मशरिक की रियासत के 2 रोजा दौरे पर गए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने IIT गुवाहाटी में कहा है कि हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इक्तसादियात वाला मुल्क है और ये बात सारी रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं। उन्होंने शुमाल मशरिक के तलबा को खिताब करते हुए सवालिया लहजे में पूछा कि हिंदुस्तान आज तक बाजार क्यों बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ बाजार नहीं बना रहे, इसलिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तजर्बे वाला मुल्क है और जब भी दुनिया को जरूरत होती है हिंदुस्तान रास्ता दिखाता है। वजीर आजम ने अपनी हुकूमत की तरफ से कई पहलों का दिफा करते हुए कहा कि हुकूमत के कामकाज बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत है और आपस में जुड़े हैं ताकि सही नतीजे हासिल हों। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की जरूरत बढ़ने वाली है और इसे सिर्फ हिंदुस्तान ही पूरा कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए असम में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कोकराझार की एक रैली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो साबिक वजीर आजम जहानी राजीव गांधी की इस बात से मुत्तफिक हैं कि आम लोगों के फलाह के लिए मरकज से जो फंड जाता है उसमें से 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे आम लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ऐसा नहीं चलने देगी। उन्होंने कहा कि अब मरकजी हुकूमत सूबों से हिसाब ले रही है, उन्हें 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। मरकजी हुकूमत लूटपाट नहीं चलने देगी। गौरतलब है कि असम में इस साल मार्च अप्रैल में इंतखाबात होने हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि उसने असम और इस पूरे इलाके को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसों तक मरकज और असम में इक्तदार में रही, लेकिन उसने इसकी तरक्की नहीं की। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि मनमोहन सिंह असम से ही ऐवान बाला के रुकन हैं और 10 साल वजीर आजम रहे, लेकिन असम की तरक्की नहीं हुई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च के तालिब इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद तलबा से बात करने हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि खुदकुशी के हालात पैदा किए गए थे। राहुल ने तलबा से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तलबा को बोलने और अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि रोहित यहाँ इसलिए आया था ताकि मुल्क को बेहतर बना सके, कुछ सीख सके और खुद को साबित कर सके, लेकिन उससे इस हद तक तकलीफ दे दी गई कि उसके पास खुद को मार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया। स्मृति ईरानी का नाम लिए बगैर राहुल ने कहा कि दिल्ली में बैठे वजीर ने कानूनी तरीके से काम नहीं किया। उनकी पार्टी कांग्रेस ने इस मसले पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। केजरीवाल ने कहा है कि वजीर आजम मोदी को चाहिए कि वो ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हुकूमत से बर्खास्त करे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को इस मामले में मुल्क के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि दलितों के फलाह के लिए काम करना मोदी हुकूमत का आईनी फर्ज है। इसकी बजाय मोदी के वुज़रा ने 5 दलित तलबा को मुअत्तल कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि यह खुदकुशी नहीं कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये समाजी इंसाफ और यकसानियत का कत्ल है।
आम आदमी पार्टी के बानी मेंबर रहे और बाद में पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पंजाब के इंतखाबात के लिए सियासी पार्टी बनाएंगे। आपसे निकाले जाने के बाद दोनों ने स्वराज मुहिम के नाम से अपनी तहरीक शुरू की है। इस मुहिम से जुड़े एक सीनियर रहनुमा ने बताया है कि ये दोनों रहनुमा पंजाब में इंतखाबात लड़ने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी का नाम तय नहीं हुआ है और ये भी तय नहीं है कि इसका ऐलान कब होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। उससे पहले खादुर साहिब सीट पर होने वाले जिमनी इंतखाबात में स्वराज अभियान गुलकार भाई बलदीप सिंह को हिमायत देगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया में मंदी कई तरह की है। कच्चे तेल व जिंस बाजार में मांग की कमी और दामों में गिरावट का भी एक संकट है। अमेरिका से जरूर अच्छे संकेत आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर दुनिया 2016 को लेकर अब बहुत आशंकित है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की इक्तसादियात पर इस वक्त चीन की खराब इक्तसादियात का असर नजर आ रहा है। नए साल की शुरुआत चीन के इक्तसादी बहरान के साथ हुई है। गुज़िश्ता साल के दरमियान से चीन में इक्तसादी बहरान का भंवर बनने लगा था। उसके शेयर बाजार में गिरावट हो गई थी और 3 महीने के अंदर चीन के शेयर बाजार में लगी 40% पूंजी हवा में उड़ गई थी। चीन की पूंजी का इस तरह से हवा में उड़ना काफी संजीदा मामला है, क्योंकि चीन का शेयर बाजार दुनिया के दूसरे बाजारों से जरा अलग है। वहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी की बजाय 80% सरमायाकारी छोटे खुदरा कारोबारियों की है, इसलिए बाजार के नुकसान के असर का दायरा काफी बड़ा है। दूसरी जानिब चीन की दरामदगी मुसलसल कम होती जा रही है। गुज़िश्ता साल का अदद करीब 10% की गिरावट का है। गुज़िश्ता साल जुलाई से पहले जब दरामदगी में 8.3% की गिरावट का अदद आया तो चीन ने अपनी करेंसी युआन को लेकर पॉलिसी बदली। माना जा रहा था कि दरामदगी बढ़ाने के लिए चीन ने अपनी करेंसी सस्ती की है, लेकिन इसके बावजूद मांग नहीं बढ़ी, दरामदगी का अदद नहीं बढ़ा। एक तरह चीन ने करेंसी की कीमत में तखफीफ की और दूसरी जानिब शेयर बाजार गिरता रहा। इसका असर उसकी तरक्की की शरह पर पड़ा। 2007 में चीन की तरक्की की शरह 14% थी, जो पिछले साल कम होकर 7.5% के नीचे आ गई, यानी तरक्की की शरह आधी हो गई। हालांकि इसके बावजूद माहिरीन इक्तसादियात शेयर बाजार की गिरावट को चीन की मौजूदा इक्तसादियात से नहीं जोड़ रहे हैं। बहरहाल चीन के इक्तसादियात की ये गिरावट पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। इसकी वजह यह है कि चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना रखा था, अब उसके यहाँ फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। इक्तसादियात के कई माहिरीन मान रहे हैं कि युआन के सस्ता होने के बावजूद अगर चीन से दरामदगी नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि दुनिया के दूसरे ममालिक ज्यादा परेशानी में हैं। उनकी हालत बेहतर होती तो कम अज कम उनके यहाँ मुतालबा बढ़ता और चीन से दरामदगी बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो इसका असर मिला जुला है। चीन के बहरान और युआन के सस्ता होने से हिंदुस्तान के कुछ सनतकारों को काफी फायदा होने वाला है, खास तौर से ई कॉमर्स के बाजार को। हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल, लैपटॉप या इस तरह की चीजें बिक रही है वो चीन में बनती हैं। वहाँ के माली बहरान से इनकी कीमत गिरेगी और इससे ई कॉमर्स कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। इस तरह इलेक्ट्रिक आइटम का बाजार भी चमक सकता है। हालांकि कंपनियों की ये पॉलिसी होती है कि वो फायदा ग्राहकों को नहीं देते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक आइटम के कारोबार करने वालों को फायदा होगा, लेकिन ऑटोमोबाइल और खासकर स्टील की सनत को झटका लगेगा। हिंदुस्तान में लोहे का कारोबार चीन की वजह से ही चमकता था। दूसरा, टाटा समेत हिंदुस्तान में बनने वाली गाड़ियों का बड़ा बाजार चीन में था, जो अब थम चुका है। हिंदुस्तान के शेयर बाजार पर भी इसका असर हुआ है। जहां तक दुनिया के बाजार का सवाल है तो चीन की इक्तसादी गिरावट का असर होगा, भले ही बराह रास्त और फौरी असर नजर न आए, लेकिन इससे सरमायाकारी और तरक्की की सोच मुतासिर हुई है, खासकर तरक्की पजीर ममालिक में, जबकि एशियाई ममालिक में खतरा ज्यादा है। यहाँ 1997 जैसे हालात लौटने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चीन से बनते वैश्विक संकट पर चर्चा करेंगे। चीन पर दुनिया आज कई तरह के शक कर रही है। माना जा रहा है कि वह हकीकत जाहिर नहीं होने दे रहा है, उसकी आर्थिकी बहुत खराब है, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े और सूचनाएं दबाकर गुमराह कर रही है। तभी कईयों का मानना है कि चीन की ओर बर्बादी तय है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। शुक्ला जी,
चीन की आर्थिकी में जो संकट आया हुआ है वो कितना गहरा और कितना दीर्घकालीन है? देखिए, ये निर्भर करता है कि चीन के जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है और उनकी जो क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी है सी जिनपिंग, ये क्या डिसाइड करते हैं। अभी बहरहाल जो शुरुआत हुआ है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने पहले तो पिछले हफ्ते पहले तो उन्होंने मार्केट को गिरने दिया। और जो नई इन्होंने सर्किट ब्रेकर्स लगाई थी 7% की, वो पहले ही दिन लागू हो गई और उसके बाद मार्केट सस्पेंड हो गया, ट्रेडिंग ठप हो गया। उसके बाद दूसरी बार जब खुला है मार्केट तो वही थी। लेकिन चीन ने इन दो आघातों के बाद ये समझ लिया कि वो जो मार्केट को कंट्रोल करने की उनकी प्रक्रिया है वो सफल नहीं होती आ रही है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। वो हटा दिया। तो उसके बाद दुनिया में उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो युआन थी चाइना की करेंसी, वो बहुत कस के गिरी पिछले हफ्ते, आपको पता है। और उसको उन्होंने रोकने की भी कोशिश नहीं की, जो पूरे दिसंबर भर करते रहे। क्योंकि दिसंबर में इनका अनुभव रहा है चीन का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, कि जब भी वो करेंसी डिवैल्यूएशन को रोकने की कोशिश करते रहे हैं वो कर नहीं पाए। और इस बार भी उन्होंने वो करने इसलिए छोड़ के देखा, शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि मार्केट लेवल पर आने के बाद देखा जाएगा कि क्या करें। लेकिन गिरावट इतनी तेज थी कि चीन को लगा कि अगर इस तरीके से डिवैल्यूएशन हुआ तो उनके यहाँ से जो कैपिटल है वो भाग जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने इंटरवीन किया। लेकिन जो इंटरवेंशन भी आया है वो जो गिरने के बाद लेवल है उस पर, और उसके चलते पूरी दुनिया में बहुत ही प्रक्रिया हुई। नहीं, लेकिन शुक्ला जी, उसमें ये भी कईयों का कहना है कि चीन जानबूझकर, ये सब है लेकिन जानबूझकर अपने युआन का अवमूल्यन होने दे रहा है ताकि उसके निर्यात फिर बढ़े, उसकी चीजें दुनिया में सस्ती हो तो निर्यात बढ़े, तो फिर वापस फैक्ट्रियां चलने लगे। ये साइकिल बहुत ही सोची समझी बदमाशी के साथ चीन करता हुआ लगता है। इसमें इस थ्योरी में कितना दम है? उसमें भी दम है, लेकिन चीन के साथ समस्या ये भी है कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा गिरने दिया, अच्छा, जो कैलकुलेशन हुआ है वो एक कैलकुलेशन रफली जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जो बिजनेस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने किया है कि अगर चीन यहाँ से युआन को 14% और गिरने देता है, तो जा करके इनकी जीडीपी पर अंतर मात्र पड़ेगा 0.65%। ठीक है। उस चक्कर में अगर लेकिन 14% गिरने दिया इन्होंने, तो जो करेंसी का फ्लाइट है, कैपिटल फ्लाइट, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने के चलते क्या होगा कि चाइना का जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एक तरफ तो इनका नहीं, लेकिन उनकी पहली चुनौती क्या कि उनका ये भी कईयों का कहना, तर्क के नाते ये कहना है कि भाई ईंधन है, जिन्स है, बाजार सामान है, वो सब सस्ता हो रहा, पेट्रोलियम है, तो वो आयात को उठा सकता, उसका भार उठा सकता, आयात सस्ते में हो जाएंगे उसे। इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता ये कि जो बन रहा है, जो सामान है, वो उसका बिके, ये प्राथमिकता पहली। उस पर कितना काम कर रहा है? नहीं, उस पर भी, लेकिन जो चीजें एक स्टेडी ढंग से होती हैं वो तो नहीं हो रही। वो तो चीन तो एक तरह से ढह रहा है, ये तो अपनी जगह बात है। अगर वो स्टेडी ढंग से नहीं होंगी तो चीन के लिए और समस्याएं पैदा नहीं। तो आपके अनुसार चीन की क्या जो ढहना है वो अभी आगे और बर्बाद होगा या ये शायद संभाल लेंगे? शायद चीन सीखने में हम लोगों से ज्यादा तेज रहा है, और वो मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि चीन, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत जल्दी कैपिटलिस्ट सबक सब सीख रहे हैं। नहीं, लेकिन सीख रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से जिस तरह फंसे हुए हैं, तो जो भंवर बना हुआ है वो भंवर का कोई रास्ता तो नहीं निकल रहा है उसमें। भंवर जो बना हुआ है वो भंवर इसलिए बना है कि इन्होंने डेलिबरेटली इंटरवीन किया ना। तो डेलिबरेटली नहीं तो कई दुनिया में यही तो कहना कि ये जानबूझकर, मतलब रास्ता पूंजीवाद का है लेकिन तौर तरीके अपनी जोर जबरदस्ती वाले कम्युनिस्ट है, इसलिए ज्यादा मामला बिगड़ेगा। चूंकि और ये एक साल में, पिछले देखिए जून जुलाई से जिन्होंने इंटरवेंशन शुरू किया, और अभी जनवरी में, मतलब पूरे 7-8 महीने के अंदर चीन लगातार नीचे ही जा रहा है, कोशिश करने के बावजूद। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि
चीन की सबसे बड़ी समस्या जो होने जा रही है, ये पिछले एक साल में चीन की 2015 शुरू होते समय के शुरुआत में इनकी जो डॉलर रिजर्व्स थी वो $4 ट्रिलियन थी। पिछले एक साल में मार्केट को कंट्रोल करने के चक्कर में और तरह तरह की वन बेल्ट वन रोड और पूरा जो एम्बिशन इनका जो चल रहा है उसमें ये $1.3 ट्रिलियन खो चुके हैं ये एक साल के अंदर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, इसका अब एक संक्षेप में कि भारत पर इसका क्या असर होगा? युआन सस्ती होने से हमारा निर्यात घटेगा नहीं? क्या नुकसान होता होगा? भारत को बहुत संभल के रहना है, क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रिकवरी, अपने उछलने का किया, तो चीन का फैक्टर कितना उसको प्रभावित कर सकता है? देखिए, चीन की प्रॉप समस्या क्या है और हमारी समस्या क्या है। चीन की समस्या है एक्सपोर्ट लेट। उनकी जो मॉडल है वो जब तक नया मॉडल नहीं बनाते हैं अभी, तब तक वो एक्सपोर्ट पर ही जोर देंगे। और हमारी जो है ये अपना इंटरनल डिमांड लेड ग्रोथ है, हमारा एक्सपोर्ट पर उतना ध्यान अब धीरे धीरे हो रहा है कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो, तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अब सवाल ये है कि इसमें देखिए चीन के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर, मतलब कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 15 में हमारा ट्रेड इम्बैलेंस लगभग $49 बिलियन था और पिछले 6 महीने, इस साल के 6 महीने में हाँ ये लगभग $27 बिलियन है। तो अगर उसमें तो हमें फायदा होगा, युआन अगर सस्ता होता है तो नहीं, तब तो वो माल और डंप करेंगे ना। माल और डंप करेंगे, उसके कारण हमें नुकसान है। इसीलिए हमारी वो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने कहा है कि वो अपने सब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगी और जो कारगर उपाय रोकने के लिए जो है डंप, उसको वो होगा वो तो मतलब। लेकिन निर्यात और विदेश व्यापार के मामले में हमारा झंझट बढ़ेगा, ये तय है। झंझट बढ़ेगा और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा रिजर्व है नहीं। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।